नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इतिहास की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास घटनाचक्र पूर्वावलोकन की वीडियो सीरीज यहाँ पर चला रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी, ये देखें। इसमें मैं पूरी की पूरी घटनाचक्र यहाँ पर डिस्कस करूँगा और इसके ऑलरेडी मैंने लगभग 13 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वीडियोस जाकर ज़रूर देखें। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर जियोग्राफी की सीरीज़ भी चला रहा हूँ, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें। और जैसे ये सारी चीज़ें खत्म होगी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर वीडियो सीरीज़ हम लोग ज़रूर लेकर आएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये सुझाव गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। गांधी जी ने ये सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जिस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है वो उद्देश्य अब पूरा हो चुका है और अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ पर इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन लिखने हेतु महात्मा गांधी बीजी तिलक एवं CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में ही इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर एवं IB सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलिंगटन, मुंबई 1915। ठीक है, देखिए लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। ये अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। ध्यातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका जो कार्यकाल रहा वो रहा वर्ष 1931 से 1936। तो इसमें यह बताया गया है कि जब उसने इसमें भाग लिया था उस समय वो गवर्नर जनरल के पद पर नहीं था। गवर्नर जनरल के पद पर उसका जो कार्यकाल था वो था 1931 से लेकर 1936। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या महत्वपूर्ण शिखर संबंधित चीज़ें हैं। C विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की जो अध्यक्षता है ये चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब भी कांग्रेस से जुड़ सके। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें जो अधिवेशन है, जो इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है उसमें कुछ न कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से वो अधिवेशन हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि 1920 का जो ये नागपुर का अधिवेशन है जिसे C विजय राघव चेरियार ने की थी जिसकी अध्यक्षता, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसी समय जो सदस्यता शुल्क है वो 4 आना कर दिया गया था ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए।
अगला क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया था कि चित्तरंजन दास जो थे ये 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1423। महात्मा गांधी ने केवल एक बार, जो कि 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, और किस सन में की थी। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन जो कि बेलगाम में हुआ था 1924 में, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ तथा 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1949 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया बेलगाम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, तो ये आपका हो जाता है 1924 बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर यहाँ पर बताइए। अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए सरोजनी नायडू का तो मैंने आपको बताया था, इन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अगर पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। पूरे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, सरोजनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की पूंजी बताया? तो ये आपका कुंजी बताया, ये आपका हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन यानी कि 51 जो है अधिवेशन था 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में इस पद हेतु चुना गया था। आगे चलकर 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे, जबकि जे.बी. कृपलानी को 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये मैंने आपको बताया अभी कि ये सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958। वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए।
वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 ने वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस ने 1847 से 1906 जिनका कार्यकाल था, उन्होंने 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। तो सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा की गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने एवं कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये 1940 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे। इंदिरा गांधी 1974 से 1984, ठीक है। राजीव गांधी 1985 से 1991, सोनिया गांधी 1998 से अब मतलब ये उस समय का है, तो अब तो बीजेपी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सोनिया गांधी अभी भी अब अध्यक्ष ही हैं, ऐसा अब तो राहुल गांधी शायद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस का 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगाम 1924, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ एवं फैज़पुर 1929, 1936 एवं 37 तथा सरदार पटेल ने कराची मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार जो गाया गया था, ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा था? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारी की सारी सही हो जाती हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, वो 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो ये थी राजा वामबद्ध आंदोलन।
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद ज्ञात हुआ। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को भी किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो वो कैसे थे? शहरी क्षेत्रों से थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए, उदारवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रहते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े शहरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वर्ष 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीके गोखले। ठीक है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो सीरीज़, और इसी तरह ये वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू आप लोगों के लिए मिलती रहेगी। बस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें और आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो सीरीज़। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।